गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर चैनल में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक टेंडर कैसे डाल सकते हैं। तो जैसा हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है सबको कि बिजनेस करें। एंड जो टेंडरिंग जो है, जो गवर्नमेंट टेंडर्स जो होते हैं, जो पीएसयूज के टेंडर्स होते हैं, ये एक काफ़ी अच्छा सूत्र होते हैं आपके पैसे बनाने के। अक्सर एक बल्क में जो कि है यहाँ पे सामान खरीदा जाता है, और जो हमारे नए नए जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं उन लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है थोक में बेचना एक जगह पे। इस पर्टिकुलर में हम लोग बेसिकली गुड्स की बात करेंगे। हम लोग सर्विसेज और सिविल वर्क के जो टेंडर्स हैं, सर्विसेज और सिविल वर्क जो है हमारे हैं, सिविल के जो टेंडर हैं, इनकी बात हम बाद में करेंगे। इन दोनों के टेंडर्स के ऑल्दो तरीके सेम होते हैं, सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इसमें जो है टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं थोड़े बहुत। तीनों तीनों सर्विसेज में भी, गुड्स में भी, और आपके सिविल वर्क्स में भी। इन तीनों में थोड़े टेक्निकलिटी अलग होती है। जैसे आपकी ईएमडी क्या आप लगेगा, इसके परसेंटेज अलग होता है। आपके ईएमडी लगने के साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरीके से लगती है, किस तरीके से आप जब आप जैसे सिविल का या सर्विसेज के टेंडर्स होते हैं उसमें अक्सर दाम बहुत कम चला जाता है, बहुत बहुत लो लोग कोट कर देते हैं। तो उसमें अलग अलग तरीके के आपके डिपॉजिट्स लगते, सिक्योरिटीज लगते हैं। उन सिक्योरिटीज का क्या मतलब, ये सब समझाना पड़ेगा। तो इसलिए सिविल और सर्विसेज का अलग अलग सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा, मगर गुड्स का आज मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को। तो गुड्स में आपको हाउ टू गेट टेंडर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टिसिपेट तो कर दिया, टेंडर कैसे पाए। सबसे कम कोट कर देते हैं, 1 रुपया कोट कर देते हैं। टेंडर हो सकता है हमारा में जितने का खरीदा है, एमआरपी जितने का खरीदा एमआरपी गया भाड़ में, जितने का हमने खरीदा है उतने का ही बेच देते हैं। 100 रुपये का खरीदा है, 100 में ही बेच देते हैं, मिल जाएगा। 100 का खरीदा है, 150 में बेच देते हैं, बिना सोचे समझे कोई प्राइस लगा देते हैं। लोएस्ट लोएस्ट ही तो जाना है, L1 ही तो आपको एक बनना है। L1 बन जाएंगे, मिल जाएगा, देख लेंगे जो होगा बाद में। ऐसा होता नहीं है, आपको बहुत चतुराई से एक टेंडर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आप ये समझिए कि आपने पार्टिसिपेट तो कर दिया, आपको टेंडर, आप L1 भी हो गए, आपको मिल भी गया टेंडर। आप प्रॉफिट में भी, आप शायद दुकान पे उतने 150 रुपये में बेचे तो आप प्रॉफिट पे रहोगे। लेकिन हो सकता है आपको टेंडर मिलने के बाद 150 रुपये आप किसी गवर्नमेंट को आप 150 रुपये में दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप फाइनल जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप लॉस में रहो, जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। अब आप दुकान पे बेचते हो तो आपको नगद में आप खेलते हो। आपको आज की आज आपने सामान लिया, आज के आज आपको 150 मिल गया, आपको नेट प्रॉफिट 50 रुपये का हो गया। अगर अगर आप शॉप पे आप बेच रहे हो तो टुडे जो आप जिस दिन आपने बेचा है उस दिन आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब आप टेंडर डालते हो तो आज जिस दिन आपने सामान दिया है उस दिन आपको 0 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस दिन पैसे आपको नहीं मिलेंगे महाराज। पैसे मिलने में कम से कम 90 दिन लगेंगे। 90 दिन बाद आपको पैसे लग मिलेंगे। उसमें भी आपको जो XYZ रुपए जो भी मिले, उस वो भी X रुपीज़ जो आपको मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे मिले, उसमें कुछ कटौती होगी, कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं दुनिया भर के कुछ, वो आपको मिलेगा। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। कैसे रखें, क्या करना है, ये सब बाद में बताया जाएगा। ये हमारे बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं एक तरीके से आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं पार्टिसिपेट करने के, तो थोड़ा अपने होल्ड योर हॉर्सेस जो इंग्लिश में कहा जाता है उसको फॉलो करें। पहले जान ले, पहले किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें, क्या एक्सपर्ट नहीं तो किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ बैठें जो टेंडर डालता है, उनकी बातों को सुने। जरूरी नहीं वो सारी चीज़ें बताएं, लेकिन सुनते सुनते भी काफ़ी चीज़ सीख जाते हैं। तो एक चीज़ तो हमने ये सीखी कि L1 होना डज नॉट मीन कि आपको प्रॉफिट होगा। L1 का मतलब ये नहीं है कि आप
प्रॉफिट में चले जाओगे। तो फिर पैसे प्रॉफिट में आना ये तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अ, अगर आप L1 आप होगे कैसे, ये बड़ा सवाल एक और आ जाता है। अक्सर लोग L1 होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। इसमें एक्सपीरियंस लोग भी काउंट होते हैं। इसमें जो हमारे ऐसे छोटे मोटे जो नए नए खिलाड़ी लोग हैं, वो लोग भी जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, जो यंग ब्लड हैं। तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो नोटिस करी हैं ओवर द पीरियड, जब लोग मेरे पास आए जिन्होंने मुझसे बातें करी हैं। तो सबसे पहला है कि हम में से ज़्यादातर लोग, 90% लोग, जब आप बाहर बात करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा 90% लोगों को डॉक्यूमेंट रीडिंग करना आता ही नहीं। दे डोंट नो दे डोंट नो हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंट्स। उनको पता ही नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट क्या मांगा है, इन्होंने कैसे मांगा है, क्यों मांगा है। इसमें एक्सपीरियंस भी आ जाता है। एक्सपीरियंस लोगों का क्या है कि उन्होंने कई साल से सेम ढर्रे पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में अपना टेंडर डाल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज ला दिया है। पॉलिसी चेंज ला दिया है। कोई नए बाबू बाबू हैं, पुराने पुराने भैया लोग, बाबू लोग, पुराने अफसर लोगों ने कुछ चेंज किया नहीं। न्यू स्टाफ आया और उन्होंने कुछ चेंजेस ला दिए। और नया स्टाफ ने चेंजेस जैसे ही लाए, आईआईटी पढ़ने के या कुछ पढ़ने की आदत तो है नहीं, डॉक्यूमेंट पढ़ने की आदत तो है नहीं, ये लोग हो गए रिजेक्ट। टेक्निकली या जैसे भी रिजेक्ट हो गए, ये लोग हो गए रिजेक्ट। अब ये लोग गाली सुन रहे हैं। सिमिलरली जो नोवाइस जो कहे जाते हैं, जो नए लोग जो होते हैं, उनके साथ भी उनको पता ही नहीं रहते हैं, डोंट इवन नो कि क्या पढ़ना है, कि पढ़ना भी है, कैसे पढ़ना है, व्हाट टू रीड। उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो लोग यहाँ मात खा जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, कि एनआईटी होती है या बिट डॉक्यूमेंट होता है, इसको आप पढ़ें। अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो भी बिट सबमिट करने से पहले बस सरसरी नज़र से देख लें कि इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। और अगर नए हो तो आप ये समझिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपसे, क्या आपसे ये पर्टिकुलर टेंडर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वारंटी क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आपसे ये कितने क्वांटिटी में एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरीके की डिलीवरी है, ये डिलीवरी पीरियड क्या है इसका, स्टैगर्ड डिलीवरी है या वन टाइम डिलीवरी, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, क्या इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स मांगे हैं, सारी चीज़ें आप इसको देखनी है आपको। तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट रीडिंग करनी है। अभी आप किसी टेंडर में जाएँ, उसको पूरा टेंडर स्टार्ट टू एंड पढ़ें। जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगा रखे हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। आप जम पे भी हो सकता है एनआईसी वाले पोर्टल पे भी हो। इसमें दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या क्या है, बीओक्यू का क्या, कैसे क्या होता है, कैसे भरा जाता है, टीपीएस का क्या मतलब होता है, अ, कैसे पढ़ना है, कॉमर्शियल शीट क्या होती है, ऐसे करके कई सारी चीज़ें होती हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको उसमें रखना पड़ेगा, आपको बात करते रहना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जम आता है, जम पोर्टल। जम पोर्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कम अपलोड करते हैं लोग। डॉक्यूमेंट जो होता है रिलेटिवली थोड़ा कम होता है और एक जगह होता है। सब सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं कंसोलिडेटेड होते हैं। उनकी अपनी बिट डॉक्यूमेंट होती है, उसमें सारा पीडीएफ, उसमें लिंक विंक रहता है, दबाते जाओ और पीडीएफ वीडीएफ जो भी एक्सेल वक्सेल है सब खुलता जाएगा। कंसोलिडेटेड होता है तो मिस करने के चांसेस यहाँ थोड़े कम होते हैं। तो पढ़ें सारे जो लिंक्स उस पर दबाएँ, लिंक्स के दबाने पे यहाँ पे कुछ स्कैम नहीं हो जा रहा है आपका। ये पढ़ने के बाद से दूसरी जो गलती होती है वो प्रोवेंसी की होती है। प्रोवेंसी होता क्या है, पहले तो लोगों को यही नहीं पता है। मतलब भर दिया है टेंडर, एलिजिबल हैं कि नहीं है बाद में देख लेंगे। एलिजिबिलिटी भी अलग चीज़ है, प्रोवेंसी भी अलग चीज़ है। हो सकता है आप एलिजिबल हो, आप प्रूवन ना हो।
बात समझने की कोशिश की थी। ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी आपको नहीं डिफरेंस इसका बता नहीं पाएंगे कि एलिजिबिलिटी स्लैश प्रूवेंसी इसमें क्या डिफरेंस आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई टेंडर आया तो टेंडर ने कहा कि हमें अ, हम किसी ओपीएम ओईएस लिमिटेड टेंडर हुआ, हम किसी ओईएम ओईएस से ही लेंगे, ओईएम या ओपीएम से हमें चाहिए। आप ऑथराइज डीलर हो ओपीएम के। अभी तो ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि ओपीएम क्या होता है, ये एलटीई क्या, लिमिटेड टेंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अभी मैं बस एक ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ। आप फ्यूचर के जब भी लेक्चर्स पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। ज़्यादा लेक्चर्स मैं नहीं दूंगा इसको लेके, मैं काफ़ी क्रिस्प रखूँगा सारे लेक्चर्स को। बट ये वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मैंने डालने की कोशिश की। तो आप थोड़ा डीलर हो इसके, लेकिन आप प्रूवन नहीं हो, क्योंकि आपको 3 साल का 3 इयर्स वाला आपका वो नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस पर्टिकुलर ओपीएम से। 1 साल का ही अपने टैक्स बचाने के लिए 1 साल का ही कर दिया। आप एलिजिबल हो, लेकिन आप उसमें प्रूवनसी में आप फेल हो जा रहे हो वहाँ पे। हो सकता है आपने उतना आपका ओपीएम जो है, ओपीएम ने क्वांटिटी जो है उतनी क्वांटिटी सप्लाई ना करी हो, उतना क्वांटिटी उतनी सप्लाई ना करी हो जितना प्रोवेंसी में मांग रखा है। तो कभी कभी 50% भी होता है, तो कभी 30% भी होता है, 20 पढ़ना पड़ता है। तो हो सकता है आप एलिजिबल हो, प्रूवन नहीं हो, ठीक है ना। तो फालतू में टेंडर नहीं डालना है। फालतू में टेंडर डालने का मतलब क्या होता है कि आपका ईएमडी वहाँ पे फंस रहा है, आपका समय वहाँ, आपका एफर्ट जाना फंसता है। आप वहाँ पे दुनिया भर के ऑफिस में बैठे रहेंगे 2 2 घंटा 3 3 घंटा, वो समय अपना बचाना है, उस एनर्जी को कहीं और लगाना है। तो जब पत्थर मार रहे हैं तो उस फल पे मारा जाए जो खाने की इच्छा हो आपकी। जो दुनिया भर के फल रखे लगे हुए हैं, बगीचा है, दुनिया भर के पेड़ हैं, तो उस पेड़ पे जाकर पत्थर मारो जहाँ का फल खाने का मन हो, जहाँ मिल जाए। हर पेड़ पे नहीं मारना है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रोवेंसी और एलिजिबिलिटी को पढ़ने की कोशिश करिए, आप जानने की कोशिश करिए कि एक जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है आपकी, वो जब टेंडर कुछ भी डालती है तो वो इसलिए नहीं डालती है कि उसको बस एक आइटम चाहिए, आइटम रिसीविंग के लिए वो नहीं डालती है। वो एक आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट बना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहती है। उसको ये भी चाहिए कि वारंटी भी चेक हो, आप भागने वाले भी ना हो। ऐसा ना हो कि आप सामान दे के भाग गए। जो पूरा वारंटी जो डिलीवरी पीरियड है वो भी आपने सही पे दिया है, एक 6 महीने का, 6 महीने आपने सामान दे दिया है। आप जो सामान दे रहे हो वो सामान ड्यूरेबल भी हो, चला भी हो, कहीं पे प्रूवन हो कि आपने इतने साल इतना जो आपने सामान दिया है वो इतने दिन तक चला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती है आपके साथ, और उसको डेवलप करने के लिए इसके पर्टिकुलर कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो आपको वो सब फुलफिल करना है, आपको उन सब पे टिक मार्क करना है। आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो तो कहीं और ट्राई करेंगे जहाँ पे आप टिक कर रहे हो। तो प्रोवेंसी हमेशा पढ़िए बढ़िया से आप। ये हमेशा आपको एनआईटी में मिलेगी, बिट डॉक्यूमेंट में मिलेगा, जेम्बी डॉक्यूमेंट में मिलेगा, एनआईटी में मिलेगा, अलग अलग नाम से आते हैं। आप इसको देखिए, जानने की समझने की कोशिश करिए। जेम पे आपका वो गोल्डन पैरामीटर वगैरह होता है। तो गोल्डन पैरामीटर एक्चुअली तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आ जाता है, लेकिन उस पर भी ध्यान रखिए, उसमें भी कुछ कुछ अक्सर वो लोग प्रोवेंसी की कुछ कुछ क्राइटेरिया डाल देते हैं। तो देखिए क्या मांगा है उन्होंने। उसके बाद से स्टेटस ऑफ फॉर्म बहुत ज़रूरी है कि आपकी फॉर्म को आप किस क्या स्टेटस क्या है आपका। एमएससी है, आप ऑथराइज डीलर हो, आप मैन्युफैक्चर हो, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप रीसेलर हो, ये आपने कहीं से लेके आया दोबारा बेच दिया है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आप क्या हो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उस पर्टिकुलर टेंडर में क्या मांग रहा है। अक्सर जितने सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट मांगे वो इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं कि आप इसमें से क्या हो। जैसे एमएससी का एग्जांपल ले लो आप, तो एमएससी को गवर्नमेंट आजकल बहुत सपोर्ट कर रही है। अगर आप कहीं भी टेंडर, कोई कैसा भी टेंडर डालना चाहो, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक एमएससी के पार्ट बनिए। आप
उद्यम रजिस्ट्रेशन अपना कराइए उस पर्टिकुलर आइटम के लिए। आइटम में भी आप असेंबली करना कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, इस सबका अलग अलग बनता है। आपके यहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो, आप जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे सबका अलग अलग वहाँ पे अ, बनता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हमेशा हो जाए। उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपना करवा लें। ज़्यादा बहुत महंगा नहीं आता है, नॉर्मल आता है। इससे आपको दुनिया भर के आपको लोन्स में फ़ायदा मिलेगा। लोन्स आपको रिलेटिवली आसानी से मिल जाते हैं। आपको टेंडर्स में फ़ायदा होगा, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ़ायदा होगा। कई ईएमडी आपका एग्जेम्प्टेड होता है। आपका कहीं कई जगह पे ओनली एमएससी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप किसी तरीके से सर्विस में हो, आप सिविल में हो, आप गुड्स का हो, जो भी हो, आप उद्यम सर्टिफिकेट का इंतजाम करा लीजिए। दूसरा जो है यहाँ पे ऑथराइज डीलर है। अगर मान लीजिए ऑथराइज डीलर के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है या आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो एक्सपीरियंस बंदा है, तब आप ऑथराइज डीलर के पास ऑथराइज डीलर बनने की कोशिश करिए। ऑथराइज डीलर में सीन ये होता है कि आप एक जैसे मान ली बड़ी बड़ी जो कंपनीज हो हैं, मान ली कैटरपिलर है। अब कैटरपिलर के पास आप जाके बोलते हो कि आप हमको अपना ऑथराइज, आप हर जगह तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगा कैटरपिलर, बहुत सारी उसकी मशीनें चल रही हैं, तो आप उसका ऑथराइज डीलर बन जाते हो। मान लीजिए आप कैनन है, तो कैनन खुद हर जगह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, आप उसके ऑथराइज डीलर बन जाते हो। आप उसकी जगह आप कोड करते हो, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट लेते हो, चले जाते हो। इसमें बस इतना ही नहीं होता, आप जब कुछ दिक्कतें आती है, वारंटी फेलियर होता है, तो उसको भी आप ही कवर करते हो। उसमें अगर फिटिंग का है कुछ काम है तो फिटिंग का काम भी आप ही कराते हो। असेंबली है तो असेंबली भी आप कराते हो। तरीके से आप पूरी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंसड हो तब आप ऑथराइज डीलरशिप की तरफ जाओ या ऑथराइज एजेंट बनो, क्योंकि इसके लिए काफ़ी आपका नेटवर्क चाहिए होता है। तो अगर आप तीसरा मैन्युफैक्चर बनना तो डिपेंड करता है किस क्या आइटम क्या है। तो मैन्युफैक्चरर आप बन सकते हो, तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। मैन्युफैक्चरर आप एमएससी आप हो सकता है, आप ये भी हो, आप हो सकता है आप ये भी हो, एमएससी आप कोई भी हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरर अगर आप हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको मिल सकता है। आप बहुत तरीके से फ्लेक्सिबल होते हो। आप जो इकॉनमी ऑफ स्केल जो आपका है वो आम डिसाइड कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर अगर आप बन सकते हो तो वेल एंड गुड। उसके चौथा जो है आपका रीसेलर वगैरह जो आपके हैं, तो रीसेलर का तो कहना ही नहीं है। आप जा रहे हो चाइना से माल लेके आ रहे हो, इंडिया में बेच दे रहे हो, चांदनी चौक से खरीद रहे हो और ला के जहाँ भी बेचना है अपने टाउन में बेच दे रहे हो आप। जो प्रॉफिट बन रहा है एक तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके होते हैं, सब ब्रांचेस होते हैं। आप अ, उस स्टेटस फॉर्म जो है अपने स्टेटस समझिए, आप क्या 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 हैं और कैसे आप हैं। एमएससी बनने की कोशिश करिए अगर आप नए हैं। आप मैन्युफैक्चरर बनने की कोशिश करिए, धीरे धीरे बड़ा करिए खुद को। उसके बाद से जो है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टेंडर्स आता है वो है सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट में यूजुअली ज़्यादातर लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली सर्टिफिकेट जो होता है ना, वहाँ पर कॉमर्शियल पार्ट हो ज़्यादा होते हैं। कॉमर्शियल पार्ट का मतलब होता है कि एक किसी भी टेंडर के दो हिस्से होते हैं। एक टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट में आपका आ जाता है, समझ लीजिए कि ये जो प्रूवेंसी है, आपकी प्रूवेंसी आ जाती है, आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, आपका स्टेटस आ जाता है फॉर्म का। ये सब टेक्निकल पार्ट में एक तरीके से आ जाता है। कॉमर्शियल पार्ट जो आपका होता है ये होता है कि आप क्या कोड कर रहे हो, कितना आपने, एक तरीके जो आपको जो रुपए आप कोड करते हो, 100 रुपये में सामान, ये आपका एक तरीके से कॉमर्शियल हो गया। जो आप सर्टिफिकेट दुनिया भर के जो आप दे रहे हो, सेल्फ सर्टिफिकेट दुनिया भर के आपसे मांगे जाते हैं, ये आपका जो है कमर्शियल पार्ट आ जाता है। तो अक्सर लोग टेक्निकल पार्ट में तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर एमएससी हो तो हो, इट्स अ फैक्ट, ये चेंज नहीं हो सकता है। आप रातों रात वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो।
अगर आपने आपके पास पीओस हैं, आपके परचेस ऑर्डर हैं प्रीवियस सप्लाई के, जिसको आपको एलिजिबल बना रहे हो, आपको प्रूवन बना रहे हैं, तो आपके पास है तो है, नहीं है तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो ये सर्टिफिकेट जो कमर्शियल पार्ट में मांगे जाते हैं, ये गेम चेंजर होते हैं। अक्सर लोग जो रिएक्ट होते हैं वो यहीं पे हो जाते हैं। सर्टिफिकेट में मान लीजिए आपसे उसने BIS सर्टिफिकेट मांग लिया है, मान लीजिए आपसे इसने कोई अनटचड ISO सर्टिफिकेट मांग लिया है। 1 डेढ़ महीने का टाइम होता है, सारी चीज़ें निकलवाई जा सकती हैं, बनवाई जा सकती हैं। बड़ा बड़ा टेंडर, आपको इतना फ़ायदा हो रहा है, आपको पता है अपने फ्यूचर पार्टिसिपेट करेंगे, आप सब बनवा सकते हो। आपसे कोई सेल्फ सर्टिफिकेट मांग रहा है लोकल कंटेंट का, तुरंत बना के आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपसे शॉर्टफॉल मांगा जाए, आपको रिएक्ट कर दें, फिर आप रिप्रेजेंटेशन में, दुनिया भर का हैसल है। तो सर्टिफिकेट्स क्या क्या मांगे जा रहे हैं टेंडर में, इसका हमेशा ध्यान दीजिए। आँख खोल कर रखिए, पढ़िए, NIT पढ़िए, NIT में ही लिखे रहते हैं। ये देखने की कोशिश करिए कि कौन से सेल्फ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं, ये किसके लेटर हेड पे मांगा जा रहा है, साइनिंग अथॉरिटी कौन है, एंड इन सबको आपको जमा कैसे करना है, हाउ टू सबमिट। सबमिट में क्या है, कुछ कुछ कॉमर्शियल आपको एक्सेल में सबमिट करने पड़ सकते हैं, कुछ कुछ कॉमर्शियल आपको PDF में सबमिट कर सकते हैं। PDF में भी हो सकता है वो कह दे कि DSC का साइन चाहिए भाई साहब, इसमें कह दे कि नहीं नॉर्मल आपका स्टैम्प चला है तो भी चलेगा। तो जान लें, पहचान लें। अ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं NIC में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, थैंकफुली जम में ये सब थोड़ा कम हो रखा है लोचा। लेकिन येट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ लें, क्या पता मांगो। जब में भी मैंने अक्सर देखा लोग मांग लेते हैं, कॉमर्शियल को एक्सेल में दे देते हैं, उसमें के लिए यस लिखना होता है और अपलोड कर देना होता है, लेकिन अपलोड करने को बोलते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो आप भी इसको पढ़ ले, सर्टिफिकेट समझिए क्या क्या मांग रखा है, जो भी मांगा उसमें साइन वाइन करवा दो। और अगर कैसे कैसे सर्टिफिकेट होते हैं, कौन कौन साइन मांगा जाता है, ये मैं धीरे धीरे विद टाइम आपको बताता रहूँगा। अभी स्टार्टिंग में बस यही है। तो कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि टेंडर जो है पाने के लिए ना करें, बस कि टेंडर किसी तरह मिल जाए, मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ना करें। टेंडर जो है वो आपको प्रॉफिट देने के लिए है, आपको बढ़ाने के लिए है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो। सामान बेचने के बहुत तरीके होते हैं, नहीं बिक रहा है दुकान खोलेंगे, नहीं हो रहा है अपना मार्केट में बेचेंगे। जरूरी नहीं है कि केवल टेंडर पाकर ही आप अपना घर चला पाओ, बहुत तरीके होते हैं। तो टेंडर के लिए मरे नहीं जाना है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि प्रॉफिट कैसे बनाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप जो मार्केट रेट पे जो आप बेचें, जो मार्केट प्राइस जो आपकी है, आप उसमें और वो प्राइस टेंडर पे कोट नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आप कोट कर रहे हो तो आपको कुछ क्वालिटी में हो सकता है आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ फिर करना पड़ेगा, हो सकता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे हैं, कि आप कहाँ क्या हो, आप कहाँ तक जा सकते हो, किस हिसाब से आप सामान लेना चाहते हो। जो भी क्वालिटी का भी होता है उनका स्टैंडर्ड होता है। जो भी टेंडर फ्लोट कर रहा है, जो भी सामान खरीद रहा है, उसको उसने पहले खरीद रखा, तो उसकी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड होता है। आप उस स्टैंडर्ड के जस्ट एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा होना चाहते हो, वो भी ठीक है। आप उस स्टैंडर्ड से अच्छा देना चाहते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट घुमा फिरा के बिजनेस जो है वो प्रॉफिट पे चलता है। बिजनेस जो का एक ही एम होता है कि सस्टेन करे, और आपको घुमा फिरा के प्राइस पर ध्यान रखना। जो आप कोड क्या कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप क्या कोटेशन क्या दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से कोट करिए। तीसरी बात है कि डॉक्यूमेंट रीडिंग करिए, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं उसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। अ, मैं आपको अपना कांटेक्ट आईडी मेरे बायो में आपको मिल जाएगी, बायो या अबाउट में जो भी होता है आपका, इस पर
यूट्यूब पे, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो डॉक्यूमेंट पूरा पढ़िए आप। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद से आप प्रूवेंसी क्राइटेरिया पे ध्यान दीजिए। प्रूवेंसी स्लैश एलिजिबिलिटी दोनों पढ़िए आप। एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर एलिजिबल नहीं है तो कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम आप एलिजिबल हो जाओ। आप उन क्राइटेरियाज को टिक करने लगो धीरे धीरे। तो आप क्या सामान, आप ये मत देखिए कि आपके पास क्या सामान है, मैं कैसे बेच दूँ, किसी भी तरीके से बेच दूँ, ये नहीं देखना है। इसके भी तरीके होते हैं, मैं आपको बाद में बताता रहूँगा, बट आपको बस ये, आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो सामान तो आप कहीं से भी इंतजाम करा दोगे देने का। तो हमेशा कोशिश करिए आप पहले एलिजिबल तो बनो। आप पहले प्रोवेंसी क्राइटेरिया को टच तो करो। प्रोवेंसी क्राइटेरिया जो भी उनका है उसको आप टच करिए पहले, वहाँ सारे जो बॉक्स उनके हैं उनको टिक करिए आप। तीसरी जो चीज़ है कि कॉमर्शियल पार्ट में कभी रिएक्ट कम से कम होने की कोशिश करिए। कॉमर्शियल पार्ट में रिएक्शन मैं क्यों कह रहा हूँ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहली बार नहीं समझ पाए, अगर आप फर्स्ट टाइम ही आप कंफ्यूज हो कॉमर्शियल को लेके, तो जब शॉर्टफॉल मांगा जाएगा तो सेकंड टाइम भी आप कंफ्यूज ही रहोगे। वो जब अपलोड किए अगर आप कंफ्यूज हो तो आप यहाँ भी कंफ्यूज ही रहोगे। ये एक्सपेक्ट मत करना कि जब आपसे शॉर्टफॉल मांगा जाएगा तो खूब लंबी से एक्सप्लेनेशन देगा, भाई ये चीज़ तुमने की थी और ये चीज़। वो एक लाइन लिखेगा कि ये फलाना डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिला है, फलाना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको कहोगे भाई हमने तो डॉक्यूमेंट दे दिया है, हमने खुद उस पर साइन करके दिया, अपना स्टैंप लगाया, पता चले कि इसमें उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चर का स्टैंप चाहिए, सीए का स्टैंप चाहिए। वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने अपना स्टैंप अपना साइन करके अपलोड कर दिया है। तो इसका ध्यान रखिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ। और ये जब तीनों चीज़ हैं, ये चारों चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से स्टेटस अपना फॉर्म का स्टेटस जो है ये पढ़ने वाली चीज़ तो नहीं है आपके खुद के लिए। आप देखिए आप किस स्टेटस पे रहना चाहते हैं, स्टेटस ऑफ फॉर्म। आप चारों में रह सकते हैं, आप चाहो तो बस एक में रह सकते हो, जितना हेडेक आप उठा सको उतना हेडेक आप उठा लो। ये बेसिक चार चीज़ें हैं जिन पे अभी ध्यान दीजिए। अगर आपका कोई इशू है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं मैं ओवर टाइम आपको इसी चैनल पे समझाता रहूँगा। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड मिलेंगे वेरी सुन। जय हिंद।